अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मौका है, बड़ी ईद है और बड़ी खुशियाँ हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बांटने जा रहे हैं। ताजिर रहनुमा हैं, सियासी तौर पर सरगर्म हैं, भावलपुर की हर समाजी सरगर्मी में नज़र आते हैं सरदार नजीबुल्लाह खान। आइए उनके साथ हम ईद भी मनाते हैं और ये भी जानते हैं कि वो ईद किस तरीके से मना रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए हम पहुंचे हैं सरदार नजीबुल्लाह खान साहब के पास। और सरदार साहब जो हैं वो ताजिर रहनुमा हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और फिर उसके साथ साथ सियासत में भी जो है उसके मैदान में भी कदम रखा हुआ है और हर तरफ जो है एक अपना नाम उन्होंने बनाया है बहुत कम वक्त में। सरदार साहब, सबसे पहले तो आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और वेलकम खान हाउस आपको, आपकी टीम को। बहुत शुक्रिया खान साहब। ताजिर रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं और सियासत के मैदान में भी कदम रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो इनको कैसे आप पूरा करते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो भावलपुर में मुझे तकरीबन 15 साल हो गए, सियासत में या समाजी एक्टिविटीज़ में आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल पे जब मैं भी नज़र दौड़ाता हूँ दोस्तों भाइयों के तवज्जो दिलाने के बाद, तो ऐसा लगता है जैसे 30 साल का सफ़र इन 2 सालों में कंप्लीट हो चुका हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करम से दोस्त भाइयों की तरफ से इतनी मोहब्बत मिलती है कि वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के चक्कर में जब मैं फिर मोहब्बत का इज़हार करता हूँ आगे से और दुगना करके वो देते हैं। इसी तनाजुर में सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद कैसी गुजरी आपकी, क्या कुर्बान किया? ईद तो हमें जो दर्स देती है वो कुर्बानी का, मिल बांटने का, खुशियाँ बांटने का। तो आपकी ईद कैसे गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह खान हाउस तो वैसे अपने इस एक्टिविटी के लिए मशहूर है कि यहाँ पे सब अपनी अनाएँ में खुदी को, झूठी अना को, लड़ाई झगड़ों को सब कुछ कुर्बान करके यहाँ पे एक होते हैं। एक्टिविटी के हिसाब से सबसे पहले हम जाते हैं ईदगाह, मरकज़ी ईदगाह, चूँकि तमाम दोस्त अहबाब वहाँ इकट्ठे होते हैं। अच्छा, बड़ी रिवायत है यहाँ, मतलब ईद पे जो है ऐसा कहीं भी नहीं है पूरे साउथ में कि जब ये वो बाकायदा तौर पे पहले एक गोला फेंकते हैं, फिर दूसरा फेंकते हैं, फिर नमाज के पहले एक गोला फेंकें तो उसके बाद फिर नमाज शुरू हो जाती है। यानी ये अपनी नौइयत का पूरी दुनिया में एक अनोखा की रूटीन चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भावलपुर में बरकरार है। आप देखें ईद का हो या रमज़ान का हो, यहाँ पे उसका गोले से ही एक इफ्तिताह होता है और बहुत एक अच्छी, मतलब और ये उस वक्त है वो बरकरार जी है। अभी तक बरकरार है और ये उस वक्त से है जब बाकी जगहों पे ये सायरन का, हूटर का सिस्टम अभी इतना नहीं होता था। उस वक्त से एक रूटीन चलती आ रही और रियासत के लोग तो वैसे अपनी रवायत से मोहब्बत करने वाले, तो अभी तक हमने उस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। पहले गोले पे ईदगाह पहुंच गए थे या तीसरे गोले पे ईदगाह पहुंचे आप? अमूमन लेट हो जाता हूँ क्योंकि बच्चे साथ होते हैं, 3 छोटे बेटे हैं मेरे, वो साथ जाते हैं तो इसलिए थोड़ी देर से बेर हो जाती है। अच्छा, लेकिन चूँकि पूरा शहर वहाँ इकट्ठा होता है, चाहे पीछे सफ़ों में जगह मिले चाहे अगली सफ़ों में, मुलाकात सब दोस्त भाइयों से हो जाती है। ईद की नमाज आपने मरकज़ी ईदगाह में जो है वो अदा की। तो कुर्बानी के लिए फिर कोई स्पेशल कसाब बुलवाए हुए थे, उनसे कितना ताल्लुक है, उनके लिए कितनी फीस अदा की आपने? मोहब्बत सब बहुत करते हैं, हालांकि पहले दिन का कसाईयों का मिलना और वो भी पहले दिन भी पहले टाइम पे। और मज़े की बात ये भी कि मैं बाद में पहुंचा, वो पहले पहुंचे हुए थे, जानवर को रेडी किया हुआ था कि बस ताजिर रहनुमा होने का ये फ़ायदा तो जो है वो बिल्कुल अजरा। तो साफ जाहिर है फिर ईद पे मिलने मिलाने का जो है वो एक बड़ा, ये कुर्बानी का भी एक मरहला होता है कि उसके बाद जब एक दफ़ा गोश्त हो जाता है तो फिर उसकी तकसीम का भी एक मरहला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी है दोस्त भाइयों की। नमाज के फ़ौरी बाद, ईद की नमाज के फ़ौरी बाद यहाँ पे मेहमानों का, दोस्तों का, भाइयों का एक तांता बज जाता है। इतना रश लगा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्यार करने वाले पहुँच जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता, पहुँच भी जाते हैं और गोश्त भी ऑटोमेटिकली तकसीम भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। बाद में शाम को पता चलता है घर वालों को नहीं मिला गोश्त। नहीं, साफ ज़ाहिर है वो जब आपने पहले बात कर दी है कि जब आप साफ ज़ाहिर है अपनी अना की कुर्बानी देते हैं तो सबसे बड़ी कुर्बानी तो यही है कि अल्लाह के हज़ूर भी जो कुर्बानी, असल कुर्बानी है वो यही है कि आप अपनी अना को, अपनी ज़ात की नफ़ी करके जो है वो चीज़ों को उतनी हम्बल से देखें। तो वकालत का भी साथ साथ शौक़ चल रहा है, प्रैक्टिकल वकालत कर रहे हैं या बस सिर्फ डिग्री लेने के बाद और
लाइसेंस लेने के बाद बस वहाँ बार से भी जो है सिर्फ मेल मुलाकात का सिलसिला रहता है? अच्छा, जिस तरह पूरे शहर से मोहब्बत मिलती है, इसी तरह बाहर से पेटी भाई है मेरे, उनसे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। मेरी कोशिश होती है वहाँ प्रेजेंस कम हो, उनकी कोशिश होती है मेरी प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बेहतरीन टीम खानला चैम्बर, खानला फर्म के नाम से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी नियाज़मंदी उधर भी बनी हुई है। ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ टाइम मुझे देना पड़ जाता है। अब आप 15 साल से बहावलपुर में हैं। बहावलपुर आमद कैसे हुई? क्या चीज़ आपको बहावलपुर की मोहब्बत जो है वो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इस मट्टी की तरफ यहाँ खींच ली? अच्छा, इत्तेफाक से यहाँ मैं इतना अर्सा गुजारने की नीयत से आया ही नहीं था। मुझसे पहले मेरा बड़ा भाई होता था जावेद खान, वो यहाँ पे आता था। मेडिसिन का बेसिकली हमारा बिज़नेस था। तो मेडिसिन के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाए हुए थे मुख्तलिफ़ शहरों में। ट्रेडिंग की 1-2 कंपनियाँ थी उनके, और साथ ही मुख्तलिफ़ स्टॉक को बल्क में परचेज सेल करने के लिए भी इधर के विज़िट करते थे। पहले वो महीने में 1-आध विज़िट होता था उनका, फिर उनकी जगह मुझे आना पड़ा 1-2 दफ़ा। फिर वो 1-2 दिन का टूर 3-4 दिन पे कन्वर्ट हो गया। फिर इतनी मोहब्बत मिलती गई कि मैं फैमिली भी इधर ले आया, फिर बच्चे भी इधर ले आया, फिर स्कूल गोइंग सारे बच्चे। फिर ऐसा हुआ कि अब आज देखें जैसे ईद का त्यौहार है, और वो भी मैं पेशावर जाने की बजाय इधर ही बहावलपुर मना रहा हूँ। मतलब आप इस मिट्टी का रंग जो है वो आपने अपने ऊपर चढ़ा लिया मुकम्मल तौर पे। सुना यही था कि यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता, ये उसकी ज़िंदा मिसाल है। सही। तो बहावलपुर की क्या आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया बहावलपुर? अच्छा, माशाल्लाह लोग यहाँ के बहुत मीठे, बहुत प्यारे, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। इन यहाँ मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि मैं इस शहर का वासी नहीं हूँ, मैं रियासती नहीं हूँ, मेरा शहर से कोई ऐसा ताल्लुक़ दूसरों की निस्बत कम है, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। यानी वो अपनाइयत जो है, एक्सेप्टेंस इस खत्ते की बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो मतलब आप अपनी मोहब्बत जो है वो समाजी सरगर्मियों की सूरत में अपनी मोहब्बत वापस लौटा रहे हैं इस ज़मीन की तरफ, इस यहाँ के लोगों की तरफ। यानी लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो वापस इतने मल्टीप्लाई होकर मिलती है कि बस वो लेन देन का ही सिलसिला चल रहा है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ईद पे और क्या सरगर्मियाँ रहीं? ईद पे दोस्त अहबाब और बिलखसूस चूँकि ताजिर कम्युनिटी है, और यहाँ ताजिर कम्युनिटी थोड़ी सी जो है वो 2 बड़े ग्रुप हैं उनके, तो कोई इस ईद पे कौन से कोई मोहब्बत वाला, कोई उनको एक ही कर देते आप? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यानी है 2 ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह एक को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा, ताजिर रहनुमा, शहर की बड़ी मारूफ समाजी शख्सियत इसरार शाह साहब, वो भी मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। एक वसी तजर्बा है, बाद औक़ात हमें उनसे गाइडलाइन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ट्रेडर्स के हवाले से उनसे गाइड लेने में यानी कोई कबात महसूस नहीं करते। गो कि बज़ाहिर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान, यानी जो कि हमारी थोड़ी सी कुछ मामलात में एक एंटी पार्टी समझी जाती है, लेकिन उनसे भी बड़ा अच्छा मामला है। अब जिस तरह ईद का दिन है, उनकी तरफ से भी मुझे ईद विश की कॉल भी आई, हो सकता है शाम को हमारी मुलाकात भी हो। इसी तरह दूसरा जो ग्रुप है मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान, बेसिकली जिससे मेरा ताल्लुक़ भी है, हाफिज़ राव खुर्रम सलीम साहब जो एक नौजवान की आदत है, वो भी बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े अच्छे से, और एक लंबे अरसे बाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट की सूरत में सामने आए हैं, तो उनसे भी बहुत अच्छे भाइयों वाला ताल्लुक़ है। तो इन दोनों जमातों को पहली दफ़ा इधर ही खान हाउस में, जैसे मैं और आप बैठे हैं, ऐसे इन दोनों सदूर भाइयों को बिठा के 2 दफ़ा मुश्तरका कास्ट के लिए ट्रेडर्स के यहीं से अनाउंसमेंट हुई। यानी आप समझ लें कि तकरीबन 60% मामलात तय हो चुके हैं कि शहर के मामलात देखिए, ये में तो मतलब बहुत खूबसूरत शहर है, कुशादा शहर है, दिल भी कुशादा हैं, और यहाँ अनाई भी उस तरीके से नहीं है कि जो बिल्कुल ज़िद वाली ना हो। तो बस इसमें थोड़ी सी वही जो एफर्ट आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह करे रंग ले आए। ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी तकरीबन 60% तो समझ लें मामला तय हो चुके हैं। अब भी यानी इस पे तो दोनों का इत्तेफाक है कि ताजरों के बुनियादी मामलात के लिए या शहर के अमन व अमान के या बेहतरी के मकासद के लिए दोनों तंजीमें इधर ही खान हाउस में बैठ के अनाउंस करेंगी मिल के चलने की। खान हाउस सियासत का गहवारा भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, आखिर प्लान्स क्या हैं? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और आप किसकी मोहर लगवाना पसंद करेंगे? कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि सारे ही
शहर वाले, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, मेरे मामले में उनके दिल में अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम डाला हुआ। ऐसे मेरे दिल में इन सब के लिए, ऐसे में किसी एक पार्टी का चुनाव करना ये बड़ा मुश्किल है। और ये शायद यही वजह है कि अभी तक किसी भी सियासी जमात का लेबल मुझ पे नहीं लगा। तमाम अपने शहर के सियासी रहनुमाओं के साथ मेरे अच्छे रवाबित हैं, अच्छे ताल्लुक़ हैं। अच्छा, अभी आप भी 15 साल से इधर हैं और यहाँ शहर में एक सियासत का वाकई एक गैप जो है वो नज़र आता है। यहाँ उस शहर में उस तरीके से जो एक नुमाइंदा मसाइल हल करते हुए, चीज़ों को देखते हुए, तो कमी जो है वो महसूस होती है। महसूस हमें भी कई फोरम पे बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि हम चूँकि बेसिकली ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं। इस हवाले से हमें इंतज़ामिया के साथ, अपने सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकात करने का, मुख्तलिफ़ मामला डिस्कस करने का, उनसे गाइडलाइन लेने का मौका मिलता रहता है या ज़रूरत पेश आती रहती है। तो कहीं पे कई किस्म की परेशानियों का या कमी का सामना हमें करना पड़ रहा है, लेकिन फिल वक्त फ़ोकस मेरा पूरा ताजरान पे है। दोस्तों भाइयों ने अगर ज़्यादा फोर्स किया, ज़्यादा मजबूर किया, ज़्यादा ख्वाहिश का इजहार किया, तो सियासत में भी आने में कोई कबात नहीं होगी। बिल्कुल जी, लग ही रहा है कि खान हाउस जो है वो फिर सियासी सरकारी में कभी गहवारा जो है वो जिस तरीके से यहाँ एक मिलने मिलाने का सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है, यकीनी तौर पे बन जाएगा एक दिन। और अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद सरदार साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है वो, और बिलखसूस ईद के हवाले से और ईद के बाद आने वाले बजट के हवाले से जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो है वो हम खान हाउस में मना रहे हैं सरदार नजीबुल्लाह खान के साथ, और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और ईद पे ना जो सबसे मीठी यादें होती हैं वो बचपन की ईद की होती हैं। और सरदार साहब वालिदैन के साथ, ख़ानदान के साथ, आपके छोटे होते पेशावर में आपने सारी ईदें मनाई, तो क्या रस्म व रिवाज वहाँ ईद किस तरीके से आपको छोटे होते किस तरीके की ईदें याद हैं, आपने किस तरीके से ईद गुजारी? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चूँकि बहन भाइयों की तादाद वहाँ पे ज़्यादा ही होती है, यानी हम 7 भाई 1 सिस्टर। मेरी पोजीशन इसमें 7वीं, यानी बाकी सारे भाई मुझसे बड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं शुरू से बड़ा लकी रहा हूँ। ईदी की बहुतात होती थी मेरे पास। जो छोटा होता है उससे वैसे काम भी सबसे ज़्यादा लिया जाता है। जी, और इस मामले में ना यानी ईदी मेरी सबसे ज़्यादा इकट्ठी होती थी। और जितनी भी, जिस तरह हमारे वक्त में छोटे छोटे स्टॉल्स लगते थे, आम दिनों में हमें वहाँ से खाने पीने की परमिशन नहीं होती थी कि बाहर की चीज़ें हैं, साफ़ नहीं, ये वो। ईद बहरहाल ये खुशी तो लाती है। ईद पे वो तमाम पाबंदियाँ उठा ली जाती थी, या हम उसको मसनूई तौर पे साइड पे कर लेते थे, खूब इंजॉय करते थे। मैं सबसे शरारती होता था, छोटे होने का एडवांटेज उठा लेता था कि न बड़ों ने मारना है मुझे। तो बड़ी अच्छी गुजर जाती। तो ईद पे, कुर्बानी वाली ईद पे किस तरीके से जो कितने दिन पहले जो है वो कुर्बानी के जानवर घर आ जाना, या क्या ख्वाहिश करनी कि जनाब वाला भी ये कब आ जाए, और उसके साथ कोई लाड करने, उसके साथ प्यार करना, गोश्त तकसीम करने के हवाले से क्या यादें? सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती थी कि जितनी जल्दी हो सकता है जानवर आए, ताकि हम भी उसके साथ तस्वीरें बनाएं, उसे घुमाएं फिराएं, उसे मेहंदी लगाएं। हमारे वक्त में मेहंदी वगैरह का ज़्यादा रुझान होता था, और हम भाइयों में यही फटा होता था कि मैं अपना नाम लिखवाऊँगा जानवर के ऊपर, दूसरा कि मैं अपना नाम लिखवाऊँगा। तो और उसके बाद जब गोश्त तकसीम की बारी आती थी तो कोशिश होती थी ज़्यादा जगहों पे हम खुद लेके जाएं, ताकि ईदी का जो सिलसिला है वो ज़्यादा किसी वजह से ताख़ीर का शिकार ना हो। सही। तो अभी गुज़श्ता 15 सालों से आप यहाँ भावलपुर हैं और तमाम ईदें जो हैं वो यहाँ गुजार रहे हैं माशाल्लाह इतनी ज़िम्मेदारियों के साथ। तो अभी किस तरीके की लगती है ईद यहाँ, और अभी भी बच्चों को आप उतनी इजाज़त देते हैं कि जो ईदी उनको कितनी देते हैं, और फिर उनको इजाज़त देते हैं कि क्या वो भी उसी तरीके से बाहर पैसे खर्च कर सकें? अच्छा, उनको इजाज़त उससे कई ज़्यादा देता हूँ, क्यों बच्चों के साथ भी मैं ऐसे घुल मिला हुआ हूँ कि उनके साथ वो दोस्ताना माहौल मेरा।
इसके लिए मैंने उनकी वालदा को कहा कि आप वो स्ट्रिक्टनेस वाला रोल अपनाएं, मैं ज़रा वो दोस्ताना वाला माहौल। तो इधर भी उसी तरह जानवर हम चंद दिन पहले ही मंगवा लेते हैं ताकि इधर ही वो बच्चे और उसके साथ मानूस भी हो, राउंड भी लगाएं, अपनी वो छोटी छोटी खुशियाँ जो इस टाइम हमारी यादें बनी हुई हैं, तो कल को इनके पास भी इस तरह की यादें महफूज हो। क्या पकवान जो है वो बचपन में फरमाइश करके ईद पे, जैसे सबसे पहले वो कहते थे जी वो पुलाव बना लें, कलेजी बना लें, कौरमा बना लें, हलीम बना लें, वो तरह तरह की फरमाइशें होती हैं जो अपनी बंदा अपनी फैमिली से कहता है। तो आप किस चीज़ की क्या बनवाने के लिए अपनी माँ जी को क्या फरमाइश करते थे कि आपको क्या खाना है? ये हमारी तरफ का सबसे ज़्यादा जो इन दिनों में होता है वो चपली कबाब हमारे। वैसे आम तो पूरे साल हमें बाज़ार से लेके खाने पड़ते हैं, इस ईद पे फिर वो होता है कि नहीं वही चीज़ हम घर बनाएंगे खालिस कीमे से, तो वही फरमाइश चलती होती थी। बल्कि हमारी तरफ तकरीबन हर घर का ना, जिस तरह यहाँ पे बारबेक्यू का एक ट्रेंड ज़्यादा है, वहाँ पे चपली कबाब बनाने का ट्रेंड ज़्यादा है बड़ी ईद पे स्पेशली। तो मतलब माँ जी के हाथ के बने हुए चपली कबाब आपको इंशाल्लाह आज आपको भी वही खिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब और अब यहाँ आके बहावलपुर आके तो साहब ज़ाहिर है दोस्त अहबाब मिलने में अभी भी आए हुए हैं और एक तांता बंधा हुआ है दोस्त अहबाब के आने का, तो तवाज़ुन किस चीज़ से चलती रहती है? क्योंकि वो कमी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। जिस तरह आज मैं इधर हूँ, लेकिन शायद जितने मेहमान दोस्त भाई मेरे भाइयों के पास अपने गांव में शहर में मौजूद होते हुए मिलने जाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास आ चुके हैं और अभी तो आधा दिन बाकी है। तो सबसे पहले हम मीठा, उसके बाद फिर चूँकि बड़ी ईद है इसलिए गोश्त की बनी हुई चीज़ें ज़रूर टेस्ट कराएंगे। सही, ज़बरदस्त है। तो पेशावर वाले दोस्त अहबाब साहब ज़ाहिर है वहाँ आपने ऐन आलम शबाब जो है वो आपने वहाँ गुजारा है और तालीम का सिलसिला भी रहा, तो वहाँ वाले दोस्त भी तो मिस करते होंगे आपको? जी, उनके लिए मैंने टाइम बनाया हुआ है कि आप त्यौहार के अलावा जो टाइम हो इधर मेरे पास आके अपनी अच्छा, नहीं है आपने पेशावर नहीं जाना? नहीं, अब मैं जो है वो मैं रियासती बन चुका हूँ और रियासत वालों के बारे में मशहूर है कि वो रियासत से बाहर जाना ज़रा कम पसंद करते हैं, है ना। मतलब वो सतलुज का पुल क्रॉस करे तो परदेसी हो जाते हैं। तो वही थोड़ा थोड़ा मुझ पे भी वो चढ़ गया रंग ना। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सरदार साहब, ताजिर बहैसियत ताजिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं और बहैसियत फार्मा बिजनेस के भी, तो ना इसके मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो सामने हैं कि आप ये देखें कि जब आप दवाई महंगी होती है, हुकूमती तरफ से भी जो है वो दवाई को महंगा कर दिया जाता है, फिर मल्टीनेशनल कंपनी की अद्वियात जो हैं वो कुछ और भी ज़्यादा महंगी होती हुई नज़र आती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो आप नहीं समझते कि आम आदमी पे आ जाता है, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बढ़ानी चाहिए। ये किस तरीके से चले? मैं लेमैन हूँ, एक आम आदमी को किस तरीके से समझाएंगे कि ये अद्वियात जो हैं ये सस्ती होनी चाहिए और किस तरीके से ये एक तरीक़ाकार बेहतर हो सकता है? अच्छा देखिए, पहले पाकिस्तान तकरीबन 32 ममालिक को मेडिसिन एक्सपोर्ट करता था, जिसमें यूरोप की भी कई कंट्रीज़ शामिल हैं। रफ्ता रफ्ता 32 कंट्रीज़ जिनमें यूरोप की कंट्रीज़ भी शामिल हैं और आपको ज़रा मुबादला आता था? जी बिल्कुल। तो और उस वजह से चूँकि मैन्युफैक्चरिंग अपनी इतनी होती थी कि अपने मुल्क में उसकी कास्ट बहुत कम थी और प्राइसेस भी बहुत कंट्रोल में थे। अभी भी हमारे पड़ोस में इंडिया, ये दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है मेडिसिन के। वहाँ पे भी रेट्स मेडिसिन के हमारी निस्बत कई गुना कम है। तो ऐसे में अगर हम लोकल अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, और है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ जिनकी मेडिसिन भी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से किसी भी सूरत कम नहीं है, तो उनको थोड़ा प्रमोट करें। बल्कि उल्टा हमारे सिस्टम में थोड़ी सी ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को प्रमोट किया जाता है। डॉक्टर्स पे भी चूँकि वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर पाते हैं, इसलिए डॉक्टर्स भी बनिस्बत दूसरे मुल्कों के, हमारे मुल्क में वो मेडिसिन का नाम लेके प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन का नाम लिख के प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में होता है कि जेनेरिक नेम, यानी हर मेडिसिन का एक फार्मूला होता है, वो लिखा जाता है। अच्छा, ये कहीं क्वालिटी का तो कोई फ़र्क नहीं है? ये एक आम तासुर, देखिए शायद मुमकिन है गलत भी ये तासुर दिया जाता हो, लेकिन अमूमी तौर पे ये एक तासुर जो है वो दिया जाता है कि जी जो बाहर की दवाई है वो ज़्यादा अच्छी है और जो आपकी लोकल प्रोडक्शन है मेडिसिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। क्या ऐसा ही है ये? नहीं, आप देखें कई चीज़ों का हमें सही पता नहीं होता और हमें यानी चूँकि जिन बड़ी कंपनियों का उसमें फ़ायदा होता है वो अपने तौर से उसकी एडवर्टाइजमेंट करती हैं।
आप देखें फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हमारे पास है। हमारी क्वालिटी को उनके फाइनल में फीफा वर्ल्ड कप वगैरह में भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग किए हुए फ़ुटबॉल यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोकली पूछें तो आपको इतना ज़्यादा हानो नहीं मिलेगी आम बंदों के दिलों में, जहनों में इसके बारे में। तो जो हमारी मेडिसिन पाकिस्तान की बनी हुई है। बजट आ रहा है और ताजे टैक्स क्यों नहीं देते? यही अभी चंद दिन पहले इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी में हमारे वीसी साहब ने एक बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज किया था, जिसमें शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था, जिसमें हमारे FBR के चीफ कमिश्नर साहब भी थे, मतीउल्लाह साहब। तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को डिस्कस किया गया कि ट्रेडर्स जो है वो टैक्स नहीं देते। सबसे ज़्यादा क्यों नहीं देते? अच्छा, उनका भी मैंने माइंड उस टाइम क्लियर किया कि सबसे ज़्यादा टैक्स देता ही ट्रेडर है। एक तो ये कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदर है वो है ही ट्रेडर्स। इसके अलावा सबसे इजी टारगेट वो भी है ट्रेडर ही, क्योंकि सबको पता है ट्रेडर ने सुबह 9 बजे शॉप पे जाना और शाम तक शॉप पे ही बैठना है, वो कहीं छुप नहीं सकता। सबसे ज़्यादा इदारों के लिए, FBR वगैरह के लिए इजी टारगेट भी वही ट्रेडर है बेचारा। अच्छा, जो सेल टैक्स वगैरह ये भी गवर्नमेंट को कलेक्ट करके वही हमारा ट्रेडर ही दे रहा है। नहीं, देखें जो हम कहते हैं कि जो फिगर्स हैं वो तो यही बताते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, और ताजिर जो पूरे पाकिस्तान का जो बिज़नेस रन कर रहे हैं उनका पोर्शन कहीं कम है। देखें, जो तनख्वाहदार तबका है वो इसलिए शो होता है क्योंकि वो कैलकुलेशन करने वाले भी तनख्वाहदार तबका ही होता है। ठीक है, वो अपने आप को सेव करने के लिए जी हम तो ये कर रहे हैं। ये भी चंद दिन पहले उधर जब ये डिबेट चल पड़ी तो उनके दिलों पे भी मेरी बात ने असर किया। बाद में उन्होंने भी कहा नहीं आप सही कह रहे हैं। एक जो तासुर बना हुआ है कि ट्रेडर जो है, ताजिर जो है वो एक टैक्स चोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्स देता भी वही और कलेक्ट करके भी वही देता है। जितने ये सेल टैक्स वगैरह ये सारे हम ट्रेडर्स के थ्रू ही तो कलेक्ट होते हैं, और बग़ैर किसी सैलरी के, बग़ैर किसी फीस के। इसके अलावा FBR का चूँकि प्रोसीजर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके तवज्जो से चल मैं ये भी एक रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहूँगा उनको कि FBR हमारे ट्रेडर्स के लिए ये टैक्स कलेक्शन का या FBR के मैटर को समझने का प्रोसेस थोड़ा सिंपल कर लें। ट्रेडर कोई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जबकि FBR का प्रोसीजर जो है वो तो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी समझना मुश्किल होता है, बल्कि उसके अंदर एक सब डिपार्टमेंट, एक सब पोर्शन, एक टीम ऐसी बनाई जाए जो बेसिकली ट्रेडर्स की नुमाइंदगी करें, यानी उनके मसाइल को समझे और आगे उनके लिए कोई हल निकालें। तो इंशाल्लाह ट्रेडर ने हमेशा ताउन किया है, आगे भी ताउन करेंगे, लेकिन जेन्युइन टैक्स की हद तक। देखिए जी, जेन्युइन टैक्स की हद तक जो है वो सरदार साहब वादा कर रहे हैं। अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद यकीनी तौर पे ईद के हवाले से आज इकट्ठे हुए हैं तो बहुत सारी बातें करनी है, और जो है वो गोश्त अभी तकसीम भी कराना है और गोश्त अभी खाना भी है। लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके ये सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो हैं वो सरदार नजीबुल्लाह खान साहब के साथ जो हैं वो मनाई जा रही हैं। सरदार साहब जो है वो दोस्तों की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें नज़र आ रही है। आपने ये तो बहुत दावे कर दिए हैं कि जो मोहब्बत है उनकी तरफ से बहुत लौटाई जा रही है, और अभी हम सारी हकीकत जो है ना वो दोस्तों से जानेंगे। तो खुद दोस्तों के बारे में बताएं। आप जैसे देख रहे हैं मेरे फार्मा, बेसिकली चूँकि मेरा ताल्लुक भी फार्मा से ही स्टार्ट हुआ है। फार्मा को ही एक क्रेडिट जाता है मुझे इस शहर में इन करने का और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्तों के साथ साथ फार्मा में जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जिनसे हमेशा हमें न सिर्फ मुझे बल्कि हमारी पूरी फार्मा एसोसिएशन गाइडलाइन लेती है, यानी जो कि बजाते ख़ुद एक पूरी फार्मा है, एक फार्मा की बुक है, वो हमारे अखलाक साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपने चले भाई सारे दोस्त बैठे जी, सबसे सुनते हैं जी। बिल्कुल, अभी सरदार साहब ने भरपूर किस्म का जो है वो तारफ़ दिया दोस्तों का। जी को बताएं। सरदार साहब से जी ताल्लुक़ तकरीबन 10 साल से है। माशाल्लाह बहुत नफीस इंसान है, मोहब्बत करने वाले इंसान है। फार्मा के क्योंकि मैं फार्मा से रिलेटेड हूँ। देखें ये सारी बातें हमें पता है, आपको नई बात बताएं। नई बात जो ये है कि ये यारों के यार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। ये दोस्त तो हमारे हैं, लेकिन हमारे दिलों में दोस्ती से ज़्यादा ये भाइयों जैसा प्यार और मोहब्बत का हमारा इनसे रिश्ता है।
और हम इनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। ये भी माशाल्लाह हमारा छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखते हैं और हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। नहीं, यकीनी तौर पे वो एक ताल्लुक़ की नौयत ही बता रही है कि आज आप ईद के इस दिन और इस ईद मिलने के लिए आए हुए हैं। तो कैसी ईद आपकी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद बहुत अच्छी गुजरी और मैं कोशिश करता हूँ कि हर ईद पे जो है सरदार साहब को मिलने के लिए आऊँ। खाली हाथ आए, गोश्त लेके आए हैं? इधर से गोश्त बल्कि लेके जाएंगे खा के भी जाएंगे और लेके भी जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, अभी इखलाक साहब से बात करने लगे। इखलाक साहब का तो आपने बड़ा भरपूर किस्म का जो है वो तारफ़ कराया है। इखलाक साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। कैसी ईद गुजरी आपकी, और सरदार साहब से कब का ताल्लुक़ है, और जो है साफ ज़ाहिर है बिज़नेस रिलेशनशिप भी है, लेकिन अब वो तो यही दावा कर रहे हैं कि ये बिज़नेस रिलेशनशिप जो है वो ज़ाती ताल्लुकात में जो है वो बदल गया। जी जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह सरदार साहब जब से आए हुए हैं तो हमारी गेट टुगेदर तकरीबन हफ्ते में एक बार तो लाजमी होती है, और फ़ोन पे भी हमारी गपशप एक दूसरे से रब्ता हमेशा रहता है। और सरदार साहब से तल्लक जो है ना, मेरा तो इनके बड़े भाई से तल्लक है। सरदार साहब से बाद में तल्लक हुआ है, पहले तो हमारे बड़ों का तल्लक जो है ना, वो बड़े भाई जवेद भाई होते थे तो उनसे बड़ा अच्छा तल्लक होता था। फिर वो शावर चले गए, खान साहब आए, और जब से माशाल्लाह ये 15 साल से आए हुए हैं तो हमारा बड़ा अच्छा तल्लक है। और फिर बिज़नेस से भी रिलेटेड एक हमारी मीटिंग पे चलती थी। अब तो माशाल्लाह बड़े बहावलपुर की जाने वाली पहचानने वाली शख्सियत हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हर मौके पे हर जगह हम उनको देखते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको रात दिन चुगनी और तरक्की दे, और हम दुआ गो हैं इनके लिए इंशाल्लाह ताला। भाई उन्होंने आपके बारे में भी जो कलमात अदा किए कि वो कहते हैं कि फार्मा का अगर यहाँ सब कुछ है तो वो आप हैं। तो किस तरीके से यहाँ के लोगों को अद्वियात की फराहमी में और चीज़ों के सस्ते होने में किस तरीके से मुमकिन हो सकता है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2002 से भावलपुर का पहले 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा मैं, और मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक़ सलीमी साहब थे, वो अंजुमन ताजरान के बड़े रूह रवां थे और बड़ी पुर शख्सियत थे, वो बड़े जानने वाले लोग थे। तो उसके बाद मैं जब से आया हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको देख रहे हैं, अब डिवीज़न लेवल पे भी इसको देख रहे हैं। और मेरे जितने भी साथी दोस्त तकरीबन 1500 मेडिकल स्टोर बहावलपुर में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिवीज़न में तो बहुत ज़्यादा हैं। और इंशाल्लाह ताला हमने शॉर्ट एटम के हवाले से और अपने दोस्तों को फ्रीली दवाइयाँ में देने में हमारा हर वक्त यही मतलब जद्दोजहद रहती है। मतलब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपना फ़र्ज़ समझ के और एन इबादत समझ के हम मतलब है कि ये काम कर रहे हैं। और खान साहब की भी गाइडेंस लेते रहते हैं इसमें, जहाँ जहाँ दोस्तों की है, हमारे ये शोएब मक्की साहब बैठे हुए हैं, ये वसीम साहब बैठे हुए हैं, रेहान भाई बैठे हुए हैं। हमारा अहमदपुरी गेट हमारी एक मेरी भी अहमदपुरी गेट से ही हमने स्टार्टिंग लिया था। तो उसके बाद हम सिटी में आए, फिर डिस्ट्रिक्ट में गए, फिर डिवीज़न में गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना फ़र्ज़ जो है अपनी एक फ़र्ज़ समझ के अपना अदा कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त बड़ा तावन करते हैं, और जो भी हमसे हो सका आइंदा भी इंशाल्लाह ताला करते रहें। बहुत शुक्रिया जी। मीर जमाल साहब, हुस्न है भावलपुर का आप, और मेरी तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी तो जब से भावलपुर से शनाख्त है तो आपसे उस वक़्त से शनाख्त है। और आप शाही बाज़ार के सदर हैं और भरपूर तरीके से जो ताजरों की सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं। तो सरदार साहब से कितने अरसे का ताल्लुक़ है, और आपने सरदार साहब को किस तरह पाया है? सरदार साहब से जो ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ को तकरीबन 1 दहाई गुजर चुकी है। और मैं समझता हूँ कि सरदार साहब का जो किरदार है, सरदार साहब का जो जिसे कहते हैं दिल की जो वुसअत है, उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस वक्त सरदार साहब जो हैं वो हमारी मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान, जो हमारी साउथ पंजाब की सबसे बड़ी ताजिर तंजीम है, ये इसके सरपरस्त आला हैं। और इसकी वजह आपको बताऊं मैं आपको कि सरदार साहब का आज जो आप हम देख रहे हैं कि ईद के दिन, ये सिर्फ ईद के दिन नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरे साल के 365 दिन जो है यहाँ पे इसी तरह का मेला लगा रहता है, मेहमानदारी होती है, लोगों की आवभगत होती है। सरदार साहब का दस्तरखान बड़ा वसी है, और माशाल्लाह इनकी जो दिल को जीत लेने की जो सलाहियत है, अल्लाह पाक ने इनको बड़ी खुदादा सलाहियत दी है। हाँ, ये देखिए 15 साल कम अरसे में आके वो खुद कह रहे हैं
कि उन्होंने आप लोगों को अपना बना लिया और आप लोगों ने भी उनको जगह दी है? मैं समझता हूँ, देखिए, हमेशा से जो एक आजिज़ी और जो एक इंकिसारी होती है, वही एक किसी बंदे को अर्श पे लेके जाती है उसकी। और यकीन बड़ी मानिए शानदार बात की आपने, ये तो बिल्कुल कि सरदार साहब के अंदर जो आजिज़ी, जो इंकिसारी, जो इनका अंदाज़ गुफ्तगू, जो इनका अंदाज़ बयान है, वो कभी कैमरे के सामने भी वैसी होता है और एक आम आदमी के सामने भी उनका वैसी रहता है। तो मैं इस मामले में सरदार साहब को बड़ा मार्जिन देता हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि सरदार साहब ने हमेशा अपनी गुफ्तगू से, अपने एक मिजाज से शहर वालों के दिल जीते। और आप यकीन मानिए कि हमारी ताजिर कम्युनिटी देखिए बड़ी टफ कम्युनिटी होती है, तो मतलब हमारी ज़बान भी थोड़ी सी, हम बाज़ार के लोग होते हैं, थोड़ी सी टफ हो जाते हैं। लेकिन सरदार साहब के साथ, सरदार साहब की मौजूदगी में आप यकीन कीजिएगा कि हमारा जो माहौल है वो बड़ा जेंटली रहता है, बड़ा, क्योंकि सरदार साहब का ये बात तो मैं आपकी सेकंड करता हूँ कि सरदार साहब इतने धीमे लहजे में और इतने शुस्ता लहजे में बोलते हैं कि आपको पूरी तवज्जो उनकी तरफ रखनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल रखनी पड़ती है। और दूसरी बात देखिए, जिस लहजे में सरदार साहब बात कर रहे होते हैं, तो आगे वाला बंदा जो है वो भी सरदार साहब को उसी धीमे लहजे में ही मुखातिब होता है। तो मैं समझता हूँ सरदार साहब का एक बड़ी ब्लेसिंग है हमारी तंजीम पे। और सरदार साहब का मतलब जो मिलना जुलना जो है वो, मैं आपको मतलब बताऊं कि एक आम, हमारा जो हमारा जो ठिया लगाता है, सरदार साहब का ताल्लुक किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन से नहीं है। सरदार साहब का ताल्लुक जो है वो एक आम ठिया लगाने वाला जो है, जो ज़मीन पे कपड़ा रख के बेचता है, जो ज़मीन पे सामान रख के बेचता है, सरदार साहब का उससे भी रवैया वही है जो किसी आम आदमी से होता है। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, दोस्तों की तो एक तवील जो है वो मौजूद है, जो मिलने मिलाने का एक सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्त और भी बैठे हुए हैं। सर नवाब, आप कुछ बताएंगे सरदार साहब के बारे में? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं अंजुमन ताजरान शाही बाज़ार से ताल्लुक़ है और यूनियन काउंसिल 13 से चेयरमैन भी हूँ और अंजुमन ताजरान शाही बाज़ार से सरपरस्त आला भी हूँ। और 26-27 साल हो गए मुझे ताजरान की खिदमत करते हुए और लोगों से वास्ता भी है, ताल्लुक़ भी है। लेकिन ख़ान साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो सियासी लाइफ है उसमें ऐसी नफीस शख्सियत नहीं पाई। ये मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूँ, इसमें खुशामद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनका इखलाक, इनका प्यार है कि आज शहर में कोई भी तकरीब हो इनके बगैर अधूरी है। लोग इनको तकरीब में बुलाकर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आज बड़ी ईद है, बड़ी खुशी का दिन है और हम खुशी जो है आज बड़ी खुशी शेयर करने के लिए ख़ान साहब के पास, खान हाउस हम ले आए हैं इनकी दावत पे। और गाएं पे गाएं ये दोस्तों की जो महफ़िल है, गुलदस्ता होता है दोस्तों का, जो होता है ना वो महफ़िल नहीं होती, गुलदस्ता होता है। और ये माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से वो गुलदस्ता ना ये सजाते हैं और शहर की मुख्तलिफ जो है कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं गुलदस्ते में और ऐसे खूबसूरत दस्ता बनाते हैं। और जो यहाँ लोग आने वाले हैं दोबारा आने की तमन्ना करके जाते हैं। हम आज आए खुशी के लिए आए और इनके साथ ईद की जो बड़ी खुशी है हमारी जो है वो डबल हो गई है। बहुत शुक्रिया जी। सरदार साहब बिल्कुल वाकई ऐसे है कि जैसे आप कह रहे थे कि ये दोस्त वाकई इसी चक्कर में है कि आपको डबल लौटाएं और फिर आपकी तरफ से जो है ना वो बहुत सारी पाएँ। जी बिल्कुल, ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा सरदार साहब से गुफ्तगू का और मुलाकात का। अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप बांटने का और मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जो है वो सरदार नजीबुल्लाह खान के साथ जारी है और अब जो है एक ऐसा राउंड शुरू हो गया है कि अब जो है हम बच्चों के साथ मौजूद हैं। बच्चों ने भी यहाँ हमें ज्वाइन किया और सरदार साहब तो खुद बता चुके हैं कि बचपन में बड़ी ईदी मिलती थी और हर ईद पे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन रिलैक्स रहते थे कि जो मर्ज़ी करो, ना डांट का डर है और ना ही कोई परेशानी। तो अब जो है वो सरदार साहब के बच्चे किस तरीके से ईद मना रहे हैं। बच्चे और भतीजे, आज ईद का दिन है तो सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। जी बिल्कुल, बच्चे जो है वो मौजूद हैं और सबसे पहले जो बहुत प्यारी प्यारी बेटी यहाँ मौजूद है। बेटे नाम बताओ और सबसे पहले आपको ईद मुबारक।
मेरा नाम अलिया है। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। लिया को गुस्से में हो, को नाराज हो क्या? नहीं, तो अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम डोमिनिकन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बहावलपुर है। जबरदस्त। ये ड्रेस बहुत प्यारा है। ये तो क्या ईद के लिए खुशूसी बनवाया था? ये बाबा ने लेके दिया, ये मामा ने लेके दिया? ये बाबा ने लेके दिया है है ना, बड़ी बात है। बाबा बैठे हुए हैं तो बाबा को डायरेक्ट मक्खन जो है वो लग रहा है। तो ईद ठीक चल रही है? कोई ईदी विधि भी इकट्ठी हो रही है कि नहीं? जी, बहुत ज़्यादा ईद इकट्ठी हो गई है। तो अंकल की तरफ आए हुए हैं, तो अंकल ने कोई ईदी विधि दी है कि नहीं दी? जी दी है। कितनी ईदी दी है? 5000। दिखाओ किधर है। वो भी ऊपर रखी है, घर रख के आई हूँ मैं। माशाल्लाह, बड़े समझदार बच्चे हैं आज के दौर के। अच्छा, मतलब वो हम ईदी ना ले लेते इसलिए तुमने ईदी वो छुपा के रख दी है। चलो ज़बरदस्त। भाई से भी बात कराओ। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी ठीक है। आप अपना नाम बताओ, अपनी मेरा क्लास नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद फाइज खान है और मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम डोमिनिकन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा, तो बाबा से ईदी मिली है कि नहीं मिली है, और ईद किस तरीके की चल रही है? को बाबा बाहर कोई को पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बर्गर वर्गर खाने की इजाज़त देते हैं या आज घर में ही है सारे जमा? अभी तो सारे घर में जमा है। हमने रात को फिर बारबेक्यू भी करना है। अल्लाह, रात को बारबेक्यू भी? वो बाबा तो चप्पल कबाब का मूड बनाए बैठे हो, कहते हैं चप्पल कबाब का सिलसिला चलेगा, आप लोगों का बारबेक्यू का मूड बना हुआ है। जी। ईदी कितनी मिली है? ईदी मुझे भी 5000 मिली है। हाय 500 कहाँ है? दिखाओ। तुम्हारी तो जेब होगी। चलो बहना तो ऊपर रख के, ये तुम्हारी तो जेब होगी ना, निकालो। मैंने मम्मा के पास रखी है। चलो ठीक है। तो मतलब सही खजाने में जमा करवा दी है, फिर अगली ईद पे मिलेगी बेटे वो। जी। चलो चलो ठीक है, भाई से बात करवा दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फाइज मक्की है। तो और कैसी जा रही है ईद आपकी? हाँ और जी, ईद बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोगों को। तो घर में कैसे ईद मना रहे हैं? आज सारे कजन्स इकट्ठे हैं, आप लोग सारे दोस्त इकट्ठे हैं, तो क्या चल रहा है? हम लोग तो वैसे खेल भी रहे हैं और बहुत सारी ईदी भी इकट्ठी हो गई है, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। तो ईदी खर्च करने का वैसे प्लान क्या है? ईदी तो अभी थोड़ी सी सेव करेंगे, थोड़ी सी खर्च करेंगे। है ना, सारा मतलब दोस्तों पे खर्च करनी हाँ है। जी। चलो ज़बरदस्त। चलो जी, भाई से बात कराओ जी। जनाब आप ठीक हैं? आपको सबसे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपके बाल बड़े प्यारे बनाए हुए, किसने बनाए बाल? मम्मा ने बनाए हैं। है ना, बड़ा तैयार करा के भेजा हुआ है। और आप भी वहीं उसी स्कूल जाते हो? जी, मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ता हूँ। ज़बरदस्त है। और कैसी जा रही है ईद आपकी? अच्छी जा रही है। तो ये वैसे बाबा ज़्यादा डांटते हैं या मामा ज़्यादा डांटती हैं? पापा कुछ नहीं कहते, मम्मा डांटती हैं। है ना, वो बाबा पहले भी कह रहे थे बेटे, वो बाबा ने ही सिखाया हुआ है मम्मा को कि इनको डांट के रखा करो इनको। तो बाकी दोस्त ठीक हैं आपके? वैसे घर में अमूमन बाबा बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा बाबा किससे प्यार करती है? मुझसे और खुशबख्त आपी से। अच्छा, फिर अभी बेटे बाकियों ने जुलूस निकाल देना, मैं बता दूँ पापा का। अच्छा ज़बरदस्त। तो क्या आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी। ये चप्पल कबाब से निकल गए हैं खान साहब। ये बिल्कुल ये रियासत का रंग जो है चढ़ा। चलो बहुत शुक्रिया इधर दो भाइयों को। अच्छा, आपका तो तारुफ हो चुका हमजा, और आपके साथ भी जो बैठा है वो भी हमजा। जी जी है ना, दोनों माशाल्लाह हमजा इकट्ठे हुए। तो हमजा, तो कैसी जा रही है ईद आपकी? क्या तैयारी है? आप तो माशाल्लाह बड़े हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, जी जी। तो क्या प्लान्स हैं? ये सारे कजन्स में आप सबसे बड़े हो, तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं नहीं, होता है तो संभाल लेते हैं फिर। अच्छा, होता ज़रूर है। होता है जी। तो बाकी छोटे बहन भाइयों के साथ ईद किसी से जा रही है? जी, ईदी भी सबको दी है, मज़ा भी आ रहा है। अच्छा, आपने भी ईदी दी है? जी, सबको दी है। ज़बरदस्त है। आपको कितनी ईदी मिली है? मुझे भी 5000 मिली है। अच्छा, 5000 मिली है, तो वो भी आपने आगे बांट दी है? जी जी। खैर, बड़ों का रोल जो है वो थोड़ा सा वैसे ही होता है कि बड़े जो है वो साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी जो है वो साथ साथ बड़ी होती हैं। अच्छा चलो हमजा, आप वैसे आप आज क्या फरमाइश करके बनवा रहे हो आप खाने में? मुझे तो सब कुछ पसंद है, जो सारे खा लेते हैं मैं भी वही खा लेता हूँ। कमाल है यार, ये तो बहुत ताबेदार और होनहार बच्चा, लेकिन फिर भी बेटे को तो पसंद होगा। जी, मैं तो ऐसे बिरयानी ज़्यादा खाता हूँ। पर ये सारों में भावलपुर का जो रंग है ना, सदा तो चढ़ गया। चलो साथ बैठी हमजा से भी बात कराओ। बड़े मजे की बात है कि ये दोनों हमजा हैं और दोनों साथ बैठी हैं। अच्छा हमजा, आप अपने बारे में बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और ईद कैसी गुजरी है तुम्हारी? मेरा नाम अमीर हमज़ा है और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। इस बार की ईद हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है क्योंकि इस बार हम सारे कज़न एक साथ हैं।
कभी ऐसा होता है कि कोई कज़न की कहीं और चल जाता है तो हमारी ईद फिर बोरिंग हो जाती है, लेकिन अब सारे कज़न साथ है तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस ईद में। ज़बरदस्त है। अच्छा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे भी खाने में औरों की तरह बिरयानी अच्छी लगती है। यार कोई तो चप्पल कबाब का नाम ले ले, वो बाबा चप्पल कबाब की इतनी तारीफ कर रहे हैं और सारे यहाँ बिरयानी। अच्छा, कौन मामा ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनाती है? जी, मम्मा अच्छी बिरयानी बनाती है। चलो जी, फिर तो ठीक है जी। बच्चों के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो साफ ज़ाहिर है 15 साल से यहाँ है, तो ये तो अब उनको जो है वो जायके यहाँ रियासत के पसंद है। अच्छा, बाकी बहन भाइयों के साथ कोई लड़ाई वड़ाई को धींगा मुश्ती चलती है कि नहीं? वो बड़ी बहनें हैं ना, हमें तंग करती है तो फिर हम है ना मम्मा के पास चल जाते हैं। जूते लगाती होंगी वो तो बड़ी जो हुई। अच्छा, चलो ज़बरदस्त है। और बाबा जो है किस वक्त ज़्यादा गुस्से में होते हैं? पापा तो हमें गुस्सा करते ही नहीं है। और ये जो बाबा है ना, ये जो बाबा और मामा दोनों मिल के जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ है ना, ये दोनों छा गए हैं। चलें, ज़बरदस्त ही माशाल्लाह। इन बच्चों के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए, अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान के लिए ये खुशबख्ती और नेकबख्ती लाएँ। सरदार साहब से गुफ्तगू करने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है जी। बिल्कुल, बच्चों के साथ जो है वो गपशप लगी है। अच्छा सरदार साहब, आपने आपके बचपन की यादें चपली कबाब की हैं और बच्चों की तमाम यादें जो हैं वो बिरयानी से जुड़ी हैं। ये रियासत में आके या भावलपुर में आके तो भावलपुर का रंग जो है वो चढ़ गया। इससे अंदाज़ा लगाए कि बच्चे भावलपुर के रंग में रंग गए और उम्मीद है कि अगले 1-2 साल बाद इन्होंने पेशावर का नाम ही नहीं लेना। ये वैसे पेशावर वाले कज़न के नाराज़ होते हैं कि आपकी स्टेटमेंट से। ज़बरदस्त ही, ये बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। जो है वो बच्चों की तरबियत जो है वो उनके रंग ढंग से, उनके पढ़ने से बड़ी अच्छी तरबियत जो है वो आप कर रहे हैं। चलिए, मेरा ख्याल है बाकी गुफ्तगू खाने की टेबल पे, क्योंकि फ्रेश गोश्त का बना हुआ है सालन, तो फ्रेश खा के ही मज़ा आना है। चलिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल खाने की टेबल पे चलते हैं जी। अच्छा, बड़े तकल्लुफ़ से काम लिया आपने माशाल्लाह। टेबल जो है वो सजी है। आपको खाने में क्या पसंद है? अच्छा, खाने का मुझे शौक़ कम है, लेकिन एक बड़ी बेटी है मेरी खुशबख्त, बस वो जो कान में बता देना कि पापा आज ये बनवाना है, तो बस मैं उसी पे डर जाता हूँ। वो भी बच्चों को पसंद का बनता है। जी, वैसे मैं स्पाइसी चीज़ें कम ही खाता हूँ, स्पाइसी कम पसंद करता हूँ, हल्का सा। तो कभी कुकिंग का खुद भी शौक़ रहा है कि भी चीज़ों को, या दोस्तों के साथ कहीं बाहर पिकनिक पे जाके या खुद कुकिंग करने का? अच्छा, कुकिंग का शौक़ मुझे बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता इन बच्चों की वजह से रमज़ान में इफ्तारी में मुझे भरपूर साथ देना पड़ता है। पकौड़े भी मुझसे तलवाते हैं, समोसे भी मुझसे तलवाते हैं, बल्कि एक दिन तो मेरा ख्याल है एक ही टाइम पे 2 मुझसे बनवा रहे थे। एक हाथ से पापा ये बनाए, दूसरे हाथ से ये। चलिए, ये तो बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा सरदार साहब, माशाल्लाह शख्सियत ऐसी है कि यहाँ आके आपने भावलपुर के दिल में आपने घर कर लिया, रियासत के लोगों को अपना बना लिया, आप खुद उनके बन गए। इस बड़ी ईद के बड़े मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारे इस्लाम में 2 त्यौहार रखे हैं, बहुत से और फ़वाइद के साथ साथ एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें इससे उठाना चाहिए कि जो भी छोटी मोटी नाराज़गियाँ हैं आप इसकी, दोस्त अहबाब की, आप इसकी, रिश्तेदारों की, कहीं पे भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पहल करनी चाहिए। जाके उनके पास वो जो ताल्लुक़ ब्रेक हो चुका है उसको रिन्यू करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जो ताल्लुकात का गैप है उसको फिल करना चाहिए इस ईद पे। बिल्कुल बड़ी बात कि जो नाराज़गियाँ हैं और जो अनाएँ हैं उनका ख़ात्मा जो है वो करना ज़रूरी है। और इस ईद का मकसद भी यही है कि खुशियाँ जो हैं वो बांटी जाएं और एक दूसरे से ताल्लुक़ को और भी मजबूत बनाया जाए। बड़ी ईद की जो बड़ी खुशियाँ आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हों। और आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ।